हेलो दोस्तों, आज हम जैव विविधता टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बने रहे। मैं आपको एमपी टेट वर्ग 3 ईवीएस में जैव विविधता टॉपिक को पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें आपको आईएमपी टॉपिक ही पर बताया जाएगा और जो आपको नोट करना है वो मैं आपको बता दूंगी। मैं आपको थ्योरी पढ़ के उसमें से कुछ की पॉइंट बताऊंगी जो आप नोट कर लीजिएगा। तो जैव विविधता क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्षेत्र, किसी भी एक क्षेत्र में, प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों तथा पादपों की विभिन्न प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। और वर्ष 1968 जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रेमंड एफ दशमान द्वारा किया गया था 1968 में। तो ये आप नोट कर लीजिए। 1968 में जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेमंड एफ दशमान द्वारा किया गया था। इसके बाद वर्ष 1985 में जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वीजी रोजन के द्वारा किया गया था। 1968 में रेमंड एफ दशमान ने और 1985 में जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वीजी रोजन के द्वारा किया गया था। वर्ष 1986 में संकल्पनात्मक रूप से जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईओ विल्सन ने किया ने जैविक विविधता पर अमेरिकी फोरम के लिए प्रस्तुत प्रतिवेदन में किया। इसमें उन्होंने जैविक विविधता की जगह जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया। तो ईओ विल्सन ने जैविक विविधता की जगह जैव विविधता शब्द का सुझाव दिया। ईओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा गया है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि जैव विविधता का जनक किसे कहा गया है, तो आप इसे लिख लीजिए। ईओ विल्सन ने को जैव विविधता का जनक कहा जाता है। और वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता को परिभाषित किया गया। तो जैव विविधता को कहाँ परिभाषित किया गया, ऐसा पूछा जा सकता है। तो 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता को परिभाषित किया। अधिकतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो अधिकतम जैव विविधता भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसा लिख लीजिए आप कि अधिकतम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में जैव विविधता कम पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जैव विविधता कम पाई जाती है। विश्व जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में लागू किया गया। तो इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ये आप मतलब इसको जो मैंने अंडरलाइन किया है वो आप नोट कर लीजिए। ईओ, तो सबसे पहले एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ईओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा गया। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता को परिभाषित किया। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जैव विविधता न्यूनतम होती है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में लागू किया गया है। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। जो मैंने अभी पढ़ा है इसमें से कम आपको 10 क्वेश्चन मिल सकते हो और ये बहुत ही आईएमपी है। तो आप इसको जो मैंने बताया वो आप नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसकी स्थापना, मुख्यालय, मंत्रालय, अध्यक्ष और सभापति। तो राष्ट्रीय जैव विविधता की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को और इसका मुख्यालय चेन्नई तो तमिलनाडु में है। मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। अध्यक्ष होता है इसका प्रधानमंत्री और सभापति है श्री सी अचेंद्र रेड्डी। जैव विविधता के प्रकार, तो जैव विविधता
के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी जैविक तत्व के स्वास्थ्य का परिचायक है, किसी भी पारितंत्र के समस्त जीवों की विभिन्नता का परिमाण है, समुदाय प्रजातियों की आनुवंशिक में विविधता के आधार पर जैव विविधता को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। तो जैव विविधता को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पढ़ेंगे आनुवंशिक जैव विविधता। तो किसी समुदाय की के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाली परिवर्तन को आनुवंशिक जैव विविधता, मतलब किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों में के जीन में होने वाले परिवर्तन को आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। इन्हें नस्ल और उपजाति के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरा है प्रजाति जैव विविधता। तो किसी पारितंत्र के जीव जंतुओं के समुदाय की प्रजातियों में विभिन्नता को प्रजाति जैव विविधता कहते हैं। पारितंत्र के जीव जंतुओं के समुदाय की प्रजातियों में विविधता को प्रजाति जैव विविधता कहते हैं। और प्रजातियों की संख्या बढ़ने के साथ प्रजाति विविधता भी बढ़ती है। अगर प्रजाति की संख्या बढ़ेगी तो प्रजाति विविधता भी बढ़ती है। जैव विविधता का मापन कैसे किया जाता है? तो किसी निश्चित क्षेत्र में प्रजाति की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन से, इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की संख्या, उनके मध्य समता के आंकड़ों से और जैव विविधता के मापन को अल्फा, बीटा, गामा से प्रदर्शित किया जाता है। तो अल्फा का मतलब होता है कि किसी एक ही पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या, किसी एक ही समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की संख्या को अल्फा विविधता कहते हैं। बीटा विविधता के बारे में देखें तो ये 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों के बीच की विविधता को बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। यह किसी भौगोलिक क्षेत्र प्रजातियों के आवागमन की दर को प्रदर्शित करता है। ये अल्फा है जो एक ही क्षेत्र की बात करता है, और ये 2 बीटा जो 2 समुदाय के मध्य, 2 या 2 से अधिक समुदाय के मध्य की बात करता है। ये मतलब ऐसे दर्शाता है कि अल्फा में 1 की बात हो रही है, बीटा में 2 की बात हो रही है, 2 या 2 से अधिक की बात हो रही है। गामा विविधता में ये एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र की विविधता को प्रदर्शित, गामा एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र की विविधता को प्रदर्शित करता है। यह विविधता अल्फा एवं बीटा विविधता के अवयवों का गुणनफल होता है। अब जैव विविधता के महत्व क्या क्या है? तो जैव विविधता वाले क्षेत्रों में अत्यधिक आयुर्वेदिक विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता व लचीलापन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। यह आनुवंशिक संसाधनों का विशाल भंडार है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जैव विविधता का सौंदर्यिक महत्व है जो पर्यटन का केंद्र बनता है। तो ये इसके महत्व है। आयुर्वेदिक विविधता है, इसमें पाई जाती है। पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता एवं लचीलापन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। आनुवंशिक संसाधनों का विशाल भंडार है, और जैव विविधता का सौंदर्यिक महत्व है जो पर्यटन का केंद्र बनता है। अब इसके बाद ग्रीन मफलर के यहाँ से प्रश्न बनता है कि ग्रीन मफलर क्या होता है? तो ये हरे पौधों का समूह होता है जो ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित करता है। यह हरे पौधों का समूह होता है जो ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित करता है। यहाँ भिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जो कार्बन का अवशोषण करते हैं। तो ग्रीन मफलर से प्रश्न आता है तो आप इसको नोट कर लेना। भारतीय जैव विविधता क्या है? तो इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। भारत अत्यधिक जैव विविधता वाला देश है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा है। भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही IMP यहाँ से हर बार मतलब किसी भी एक शिफ्ट में यहाँ से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ के इसमें से जो जो आपको लगे उसको नोट कर दीजिए, और मैं आपको बता दूंगी कि क्या आपको नोट करना है, तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो हॉट स्पॉट का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ पर जैव विविधता अत्यधिक है परंतु वहाँ के जीव जंतुओं के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना है, उसे बोलते हैं जैव विविधता का हॉट स्पॉट। मतलब ऐसे स्थान जहाँ विविधता तो अत्यधिक है परंतु वहाँ के जीव जंतुओं के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, उसे जैव विविधता हॉट स्पॉट कहते हैं। हॉट स्पॉट
हॉटस्पॉट शब्द नॉर्मन मायर्स के द्वारा वर्ष 1988 में दिया गया था। तो आप इसको नोट कर लेना कि हॉटस्पॉट शब्द नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में दिया गया था। वर्तमान में विश्व में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तो मतलब पूरे विश्व की बात हो रही तो यहाँ पे 36 विविधता हॉटस्पॉट है। उसके बाद जिसमें 8 क्षेत्र अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्र है, मतलब 8 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्र है। भारत में जैव विविधता वाले 4 हॉटस्पॉट है। भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट के बारे में पढ़ो तो ये पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, भारत वर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। भारत, अब ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट है, तो भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। नंबर 1 पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, भारत वर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड क्षेत्र। तो आप इसमें से कम 2 या 3 प्रश्न मान लो। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि जीव जंतुओं को अस्तित्व पर निरंतर संकट बना रहता है, इसे क्या बोलते हैं, तो जैव विविधता का हॉटस्पॉट। और उसके बाद हॉटस्पॉट शब्द किसके द्वारा दिया गया और कब दिया गया, तो ये नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में दिया गया। वर्तमान में विश्व में कितने हॉटस्पॉट है, तो 36 हॉटस्पॉट है। भारत में जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट बताइए, तो पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, भारत वर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाती है। तो अपने भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये जैव विविधता पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाई जाती है। आप यहाँ तक इसको नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, समुद्री जैव विविधता क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत का एक विस्तृत क्षेत्र समुद्र से घिरा हुआ है। भारत का एक विस्तृत क्षेत्र समुद्र से घिरा है, इसलिए यहाँ समुद्री जैव विविधता पाई जाती है। समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों में मैंग्रोव वन, ज्वार नदमुख तथा प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। समुद्री जैव विविधता में घोंघा, क्रस्टेशियन, पॉलीकिड्स तथा प्रवाल प्रजातियां पाई जाती है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि समुद्री जैव विविधता में क्या पाया जाता है, तो घोंघा, क्रस्टेशियन, पॉलीकिड्स तथा प्रवाल प्रजातियां पाई जाती है। और समुद्री जैव विविधता क्षेत्र कौन कौन से है, तो मैंग्रोव, ज्वार नदमुख तथा प्रवाल भित्तियां पाई जाती है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र, तो वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं पौधों की प्रजातियों के लक्षण एवं वितरण में विश्व के अन्य क्षेत्रों में विशेषता होती है, जैव भौगोलिक क्षेत्र कहलाते हैं। वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं पौधों की प्रजातियों के लक्षणों का वितरण में विश्व के अन्य क्षेत्रों में विशिष्टता होती है, जैव भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु भिन्नता के कारण जंतुओं वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है। मतलब यहाँ भारत की जलवायु कैसी है, भिन्न भिन्न है, हर जगह अलग अलग है। इस कारण यहाँ पे जंतु और वनस्पति में भिन्नता पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र भारत के ये इनके नाम है और ये स्थान है। तो ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख एवं तिब्बत का पठार, हिमालय, उत्तर पश्चिमी, केंद्रीय, पूर्वी हिमालय, मरुस्थल, थार का मरुस्थल, कच्छ का रण, पश्चिमी घाट में मालाबार का मैदान, पश्चिमी घाट, दक्कन प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी उच्च भूमि, छोटा नागपुर का पठार, केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय पठार क्षेत्र, दक्षिण दक्कन का पठार। अर्ध शुष्क क्षेत्र, तो गुजरात का मैदान, पंजाब का मैदान, ये अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गुजरात का मैदान, पंजाब का मैदान, का मैदानी क्षेत्र, गंगा की उच्च एवं निम्न मैदान, तटीय क्षेत्र, पूर्वी एवं पश्चिमी तट, लक्षद्वीप तट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र की घाटी, उत्तर पूर्व की चोटियां, द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 10 क्षेत्र पढ़े हमने भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र।
तो क्या क्या है? नंबर 1 ट्रांस हिमालय, हिमालय मरुस्थल, पश्चिमी घाट, दक्कन, दक्कन प्रायद्वीपीय पठार, अर्धशुष्क क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्वीप समूह। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और इसके आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करो। ये आपको कोई सी भी टेट एग्ज़ाम के लिए ईवीएस का पार्ट है, तो आप इसको अच्छे से, मैं आपको है ना एकदम जैसे अपन पढ़ते हैं ना बुक में, उसमें से कुछ अंडरलाइन कर करके आपको कुछ आईएमपी चीज़ बता रही हूँ। तो आप प्लीज़ पढ़िए, आप पढ़िए, नहीं पढ़िए तो आप सुनिए, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और प्लीज़ कमेंट करना कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।